गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज यूनिट 2 में बहुत ही वीवीआई, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि पीछे से कुछ पूछे या ना पूछे, इससे रिलेटेड तो निश्चित है कि इंटर में पूछेगा। तो इसको वीवीआई नहीं समझिए, वीवीआई वीवीआई पर भी वीवीआई चढ़ा दीजिए। उस लेवल का ये इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें फर्स्ट लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सेकंड है, लेकिन फर्स्ट लॉ को भी जानना जरूरी है, चूंकि एग्जाम में आता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ दोनों को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ साइंटिस्ट थे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब जैसे अभी तक हम लोग चर्चा किए थे सीरीज और पैरेलल का, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। कुछ ऐसा भी सर्किट होता है जिसमें करंट पास करता है जो न सीरीज होता है और न पैरेलल होता है। उस प्रकार के सर्किट में किस सर्किट से किस तार से कितना करंट जाएगा ये बताने के लिए वो एक लॉ दिए। इसके बाद बहुत सा लॉ में मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सा शॉर्टकट लॉ दिया गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना भी लॉ दिया गया, कुछ कुछ नाम सुनिएगा, डेल्टा स्टार मेथड और बहुत सा मेथड है, सब किरचॉफ्स लॉ से ही एनालाइज करके नया शॉर्टकट लॉ निकाला गया। यानी सबका जो रीढ़ का हड्डी है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली है क्या पढ़ने के लिए हम लोग को। यदि एक बार हम लोग किरचॉफ्स लॉ समझ जाएंगे तो उसके बाद आने वाला जो भी दो चार गो थ्योरी है वो हमको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो 5 मिनट के अंदर आप लोग टोटल वीडियो देख लेते हैं वो 5 मिनट में कोई फायदा नहीं होगा। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अस्थिर से एक एक लाइन को सुनना होगा कि आपको हम कहना क्या चाहते हैं। और वो जो बीच बीच में इस तरह से जो बढ़ा के देखते हैं वो आपको नुकसानदेह होगा, क्योंकि बीच में कौन सा बात बीच में बोल दिया जाता है उस बात पर आपको फोकस देना होगा। तो चूंकि वीडियो बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हम वीडियो को बेसिकली हम दो भाग में हिंदी प्लस इंग्लिश में बांट दिए हैं। एक साइड हम हिंदी लिखें, एक साइड इंग्लिश, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी इंग्लिश देखने में परेशानी ना हो, वो अपना एक तरफ देखें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक तरफ देखें, तो आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ में देखिएगा, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कभी कभी बुक में क्या करेगा, लिख देगा जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये फिर से समझिएगा, किरचॉफ्स साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये लॉ दिया गया। ये लॉ में क्या है इसका हम डिस्कशन डिटेल करते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हो सकता है आपको यहां पर लिखवा के समझाएं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और एग्जाम में आ जाए व्हाट इज जंक्शन लॉ, तो आप फंस जाइएगा कि सर ये जंक्शन लॉ तो हम लोग जानते भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है और जहां पर दिक्कत हो वीडियो को रिप्ले करना है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। मतलब एग्जाम में आपको तीन नाम दे सकता है। एग्जाम में यदि पूछा जाएगा आपसे तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या पूछ दे व्हाट इज जंक्शन लॉ, या आपसे पूछ दे व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो दो गो में तो किरचॉफ्स का नाम है तो आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन एक में नाम नहीं है, इसलिए याद कर लीजिएगा तीनों नाम एक ही है। तो यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसी को बोलते हैं या संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा नियम, तीनों एक ही है। परीक्षा में यदि लिख दे किरचॉफ का धारा नियम क्या है तो समझिएगा प्रथम नियम है। यदि परीक्षा में पूछ दे किरचॉफ का संधि नियम क्या है तो भी समझिएगा प्रथम नियम ही पूछा जा रहा है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं होता है। इस नियम को हम लोग बेसिकली दो तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं। आपको दोनों में जो आसान पड़े आप वही लिखिएगा। एग्जाम में आपको दोनों नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी टोटल नोट्स में तो लिखा ही हुआ है,
लेकिन चूंकि बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है तो समझाने में थोड़ा आसान पड़ता है। ये बोलना कि बोर्ड नोट्स से देख लीजिएगा और यहाँ दिखाते हैं तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है और समझाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखता है अकॉर्डिंग टू द रूल द सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स लीविंग दैट पॉइंट और जंक्शन। कहता है कि जितना करेंट किसी भी जंक्शन, जंक्शन किसे कहते हैं आप याद करिए, जब आप स्टेशन जाते होंगे ट्रेन पकड़ने के लिए तो वहां लिखा हुआ जसीडीह जंक्शन, या आप देखिएगा क्यूल जंक्शन या मधुपुर जंक्शन। जब रेलवे लाइन इस तरह से रेल गुजरे तो कहीं भी यहां पर स्टेशन है, यहां पर स्टेशन है, लाइन को पकड़िएगा, यहां पर स्टेशन है और यहां पर स्टेशन है, तो हम इस स्टेशन को कभी नहीं बोलेंगे जंक्शन। लेकिन यहीं पर से ये लाइन आगे चला गया तो कभी जंक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां से एक और लाइन चला गया तो यहां पर एक, जहां पर दो रास्ता यानी दो लाइन या दो से अधिक लाइन मिले, कोई स्ट्रेट रास्ता, कोई स्ट्रेट पाथ हो, तो उसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस जगह से वहां से नया कोई लाइन निकलना शुरू हो जाए, समझिए वो जंक्शन है। ये हमेशा याद, आप देखिएगा मधुपुर से भी गिरिडीह इस तरह का गाड़ी निकलता है ट्रेन, जसीडीह से भी आपका क्या होता है बैद्यनाथ धाम के लिए ट्रेन खुलता है, प्लस वहां भी लाइन है अलग निकलता है, दुमका के लिए भी निकल जाता है। तो जहां पर इस तरह से जरा ध्यान दीजिए कि जिस जगह पर ऐसे रेलवे लाइन है, जिस जगह से नया रेलवे लाइन निकलता है, समझिए वही क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन को क्या बोलते हैं, संधि। संधि मीन्स जहां पर कोई चीज को जोड़ा जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या किए, एक नया रोड निकला, नया रेलवे लाइन निकला, तो जिस जगह से निकला वही उसका क्या है, जंक्शन पॉइंट है। तो यहां पर याद रखिएगा जंक्शन को संधि वही बोलते हैं जिस जगह पर जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर भी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल, कौन रूल भाई, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग द एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर टोटल करेंट इंटर हो रहा है और जंक्शन, जंक्शन पर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करेंट लिविंग दैट पॉइंट, माने जितना करेंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। ऐसे आप अगर जो याद करते होंगे तो हम फर्स्ट पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में ही चर्चा किए थे कि जहां भी करंट है उसको आप, करंट में क्या फ्लो करता है, चार्ज, तो और नदी में क्या फ्लो करता है, पानी, वाटर। तो चार्ज को आप पानी मान लीजिए, तो जितना चार्ज बोले उसके जगह पर आप पानी सोच करके सोचिएगा तो टोटल क्लियर हो जाएगा। तो पहला लॉ एकदम क्लियर है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। ये बड़ा सिंपल भी है, चर्चा भी कर लेंगे हम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसी को बोलता है यहां पर कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि में, किसी बिंदु या संधि में प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग उस बिंदु या संधि के बाहर निकल रही सभी विद्युत धाराओं का योग बराबर होना चाहिए। मतलब जितना करंट इन करेगा यानी प्रवेश करेगा उतना ही करंट बाहर बराबर निकलना चाहिए, यानी बराबर होगा। ये पहला है। इसी को हम लिख सकते हैं कि दूसरे ढंग से कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग ऑफ ए पॉइंट और जंक्शन इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। अब इसका मतलब हल्का सा ऊपर से गया होगा आपको, तो उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है ऐसे। यहां पर हिंदी में देखिए क्या लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा कि कैसे शून्य होता है, तो उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। इसी से ये निकलता है। लेकिन एग्जाम में आप चाहे तो ये लिखें या ये लिखें, फर्स्ट नंबर लिखें या सेकंड नंबर लिखें, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल द सम ऑफ ऑल द एंट्रिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन करेंट एंट्रिंग एट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द करेंट लिविंग, यानी एंट्रिंग और लिविंग दोनों को आपको हम दिखाते हैं। चूंकि जगह नहीं है इसको तो हम मिटाएंगे, लेकिन जब हम बोलेंगे तो आप पीछे वीडियो करके इसको देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे मिटाते हैं।
मिटा दिए होंगे, देख लिए होंगे आप लोग। अब मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, जंक्शन का नाम दे दिए ओ। आप देख लीजिए यहां पर सब आकर के वायर क्या है, जुड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, उससे कोई मतलब नहीं, जो भी रेजिस्टेंस है करंट। मान लीजिए इससे करंट इंटर कर रहा है, इंटरिंग करंट, ये I1, और इससे करंट इंटर किया I2। क्लियर है? यानी दो करंट इंटर हुआ, I1 और I2। एकदम यही लाइन बोलता है कि बिंदु संधि में प्रवेश कर रही सभी विद्युत धाराएं। तो यहां पर प्रवेश कर रहा है, कितना आ रहा है, I1 और I2। और इंटरिंग, उसी इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिंग, और बाहर निकल रहा है I3 और कितना, I4। I3 और I4 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी अगर जो हम यहां मिटा दिए हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को करके दोबारा फिर से पढ़िए, जो हम लिखे हैं कि जितना करंट इंटरिंग होगा उतना ही करंट लीविंग होगा। अब इसको हम पानी जैसा समझाते हैं। मान लीजिए पानी का 4 गो पाइप है, ये पानी का पाइप है। मान लीजिए इससे पानी आया 8 लीटर, इससे पानी आया 2 लीटर। अब बोल देगा इससे पानी निकल गया 6 लीटर। लाइन को समझिएगा, ये आपका जंक्शन है, यहीं पर जंक्शन है। 8 लीटर पानी इससे इन किया, कितना लीटर पानी इन किया, 8 लीटर पानी इधर से आया, और 2 लीटर पानी यहां से आया। था 8 लीटर ये वाला और 2 लीटर ये वाला, दोनों जुड़ गया तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, तो 8 + 2 10 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर यहां पर आया पानी, टोटल पानी आया 8 लीटर इधर से और 2 लीटर इधर से। अब 8 लीटर और 2 लीटर टोटल कितना आया, 10 लीटर पानी। तो 10 लीटर पानी जब आया तो निकलेगा भी तो 10 लीटर ना। समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं इसे, जब 10 लीटर पानी आया तो पानी निकलेगा भी कितना, 10 ही लीटर निकलेगा, जिसमें से 6 लीटर इधर निकल गया, तो 100% इधर से 4 लीटर निकला होगा। क्योंकि जितना पानी आएगा, ये तो आप मानते हैं कि भाई दोनों पाइप से जितना पानी आएगा उतना ही पानी निकलेगा। एकदम क्लियर है कि इस पाइप से और इस पाइप से दो गो पानी का पाइप है, तो दोनों पानी का पाइप है, तो जितना पानी आएगा उतना ही पानी निकलेगा। मान लीजिए 10 लीटर आया और आप बोलेगा इससे 6 लीटर आया और इससे 3 लीटर निकला, तो 6 और 3 9 लीटर। तो हम बोलेंगे 1 लीटर कहां गया, आखिर 1 लीटर गया कहां, वो भी तो निकला होगा। तो इसका तो क्लियर है कि किसी संधि पर, किसी जंक्शन पर जितना पानी प्रवेश करेगा उतना ही पानी निकल जाएगा। वही तो लिखा हुआ है, प्रवेश कर रहा धाराओं का योग, उस बिंदु से बाहर निकल रही सभी विद्युत धाराओं, उस बिंदु से निकल रहा पानी का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि इसी को इंग्लिश मीडियम वाला समझना चाहता है, देख लीजिए उन्हें बोलता है कि जितना करंट इंटर होगा, यानी जितना वाटर इंटर होगा उतना ही वाटर लीव होगा, दोनों इक्वल होगा। आएगा जितना, निकलेगा भी उतना। इसी को हम मैथमेटिक्स में कैसे बता सकते हैं, आखिर ये कैसे जीरो कर रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट जीरो, तो आप यहां से देखिए, देखिए जीरो भी हो जाएगा। आपको हम समझा रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन बगल में रफ कर रहे हैं। आने वाला करंट जितना आएगा उतना निकलेगा, दोनों बराबर करता है। तो आने वाला करंट I1, आने वाला करंट I1, और कितना करंट I2, प्लस कर दिए I2, और ये दोनों के बराबर होगा निकलने वाला। तो चलिए निकलने वाला कितना हो जाएगा, ये कर देते हैं I4, तो ये I3 और ये क्या I4। यानी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जितना करंट आया, करंट कितना आया, तो I1 आया और I2 आया, उतना ही करंट निकलेगा। तो कितना निकला, I3 निकला और I4 निकला। तो इसका मतलब आने वाला करंट I1 + I2 और निकलने वाला करंट I3 + I4। इसको इधर लाइए, तो यहां से हो जाएगा I1 + I2, इसको इधर लाओ, तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -I3, और ये माइनस, ये प्लस माइनस
I4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। अब बोलता है देखिए आने वाला करंट को हम क्या मानते हैं? द करेंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, संधि की ओर प्रवाही धारा धनात्मक लेते हैं, माने जो संधि की तरफ करंट आएगा, I1 आया और I2 आया, यानी जो करंट फ्लो टुवर्ड्स द क्या जंक्शन, जो जंक्शन की तरफ करंट आएगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो जब जंक्शन की तरफ आने वाला करंट पॉजिटिव मानेंगे तो यहां पर देखिए I1 भी पॉजिटिव है, आगे कुछ नहीं तो प्लस ही होता है, और यहाँ I2 भी पॉजिटिव है, दोनों करंट आने वाला क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। और जो करंट निकल रहा है I3 निकल रहा है और I4 निकल रहा है, तो I3 और I4 निकल रहा है तो संधि से दूर प्रवाही धारा ऋणात्मक लेते हैं, यानी द करेंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। जो करंट निकल जाएगा अवे होगा, अवे माने जो दूर होगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव। तो देखिए यहां से निकल रहा I3 निकल रहा I4 निकल रहा है, तो ये दोनों निगेटिव होगा। इस तरह से टोटल सम कितना हो जाएगा इसका? टोटल सम, तो इस तरह से सिग्मा देकर के टोटल सम, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये है 0 और ये टोटल को क्या दे दिए? सिग्मा। सब तो प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तब बोलेगा सर ये माइनस कैसे हुआ? तो माइनस तो दिखा रहा है प्लस और माइनस, प्लस बता रहा है आने वाला करंट और माइनस बता रहा है निकलने वाला करंट, मतलब ये तो डायरेक्शन को क्लियर कर रहा है कि कौन करंट आ रहा है और कौन करंट निकल रहा है। तो ये तो है, टोटल करंट जोड़ देंगे तो टोटल करंट 0, मतलब जितना आया उतना निकला। तो एकदम ठीक देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट पॉइंट और जंक्शन इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। तो देखिए 0 हुआ कि नहीं? इसी को बोलेंगे मैथमेटिकली दिस लॉ में बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा आई बराबर 0। उसी चीज को हम दिखाना चाहें कि सिग्मा आई बराबर 0 है। हिंदी में देखिए यहां जो लिख रहे हैं कि बोलता है किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, माने जितना आया सबका बीजगणित तो सबको जोड़ दो, तो जितना आने वाला प्लस और निकलने वाला माइनस, सबका जोड़ कितना होता है? 0, माने कोई फिर जितना आया उतना निकल गया। तो इसी को लिखते हैं अर्थात करके क्या लिखेंगे? अर्थात गणितीय रूप में से इस तरह से नियम प्रदर्शित हो सकता है, सिग्मा आई बराबर 0। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझा दिए। तो यहां से देखिएगा, तो यहां से यहां तक आपको हम समझा दिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक हो गया। चलिए उसके बाद तो जरा ध्यान दीजिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप यहां तक उतारिए, उतारने के बाद यहां क्या लिखेंगे? ये लिख लिए साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन। जब जंक्शन को अप्लाई करेंगे तो करंट जो आ रहा है उसको पॉजिटिव मानेंगे और करंट जो निकल रहा है उसको निगेटिव मानेंगे। यानी कि अगर जो हम संधि नियम के लिए चिन्ह पद्धति का उपयोग करने पर, संधि नियम का जो चिन्ह पद्धति है वो क्या है कि जो करंट आएगा उसको धनात्मक लेंगे और जो करंट निकलेगा उसको ऋणात्मक लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद देखिए इसके नीचे लिखेंगे अप्लाइंग जंक्शन रूल। अभी जंक्शन रूल बताएं क्या होता है? जितना करंट आएगा उतना करंट निकलेगा टू द जंक्शन ओ ऑफ फिगर। तो इसके नीचे फिगर बनाएं। एग्जाम में क्या करिएगा? यहां तक लिखिएगा, इसके बाद क्या है तो उसके नीचे फिगर बनाना है। यहां लिखने के बाद नीचे जगह है नहीं तो फिगर यहां बनाएं। इसके नीचे भी यहां पर क्या हो जाएगा? इसके बाद ये फिगर बन जाएगा। एकदम क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? फिगर एक साइड बन जाएगा और बगल में क्या लिखेंगे? यहां एक साइड फिगर बन जाएगा, ये लिखने के एक साइड फिगर बन जाएगा और उसके बाद लिखेंगे अप्लाइंग जंक्शन रूल टू द जंक्शन ऑफ फिगर, क्या हो जाएगा? सिग्मा आई बराबर 0। कैसे पता लगा? तो यही तो बताएं, जंक्शन रूल में क्या होता है? सिग्मा आई 0। अब यहां से देखिएगा, इसके नीचे ये लिखेंगे, फिगर एक साइड बन जाएगा, इसके नीचे ये लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे और फिगर एक साइड बन जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि चित्र में संधि ओ पर संधि नियम लगाने पर, तो संधि नियम लगाते हैं, सिग्मा आई बराबर 0। उसके बाद देखिएगा और इसको क्या लिख सकते हैं? I1 आने वाला पॉजिटिव प्लस I2 निगेटिव पॉजिटिव और निकलने वाला कौन है? I3 निगेटिव माइनस प्लस माइनस कितना?
I4 इक्वल टू 0। देखिए इसका मान ये हो गया, ये 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। प्रूव हो गया कि जितना करंट आया उतना करंट निकल गया। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलेगा। आपको यहां तक लिखना है। क्या करना है, जब भी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलेगा आपको यहां तक लिखना है। एक बार ध्यान से देखिए, आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई में पूछता है, नोट करके। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। एक स्टूडेंट पूछा, सर ये नोट भी परीक्षा में लिखना है क्या? एक फोन स्टूडेंट करके पूछा, सर ये नोट भी एग्जाम में लिखना है? नहीं, नोट एग्जाम में नहीं लिखना है, इसलिए कि नोट जो हम लिखे हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि भाई जितना चार्ज आएगा, मान लिया यहां से 8 कूलम आया और यहां से 2 कूलम आया, तो निश्चित है कि इससे 6 कूलम निकलेगा, तो निश्चित है कि इससे कितना होगा, 4 कूलम निकलेगा। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और चूंकि करंट होता क्या है, करंट होता है आवेश की प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब जो चार्ज है वही करंट होता है। सिर्फ चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज मोशन में है, गति में है, यानी उसमें एनर्जी है तो करंट है। तो फ्लो तो कर रहा है चार्ज, नाम उसका करंट दिए। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसी का नया नाम क्या है, करंट है। इसका मतलब क्लियर कह सकते हैं कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकलेगा। कैसे भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो जब उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, तो जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा। तो 10 कूलम चार्ज था तो 10 कूलम चार्ज निकलेगा। यही तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको किरचॉफ्स सेकंड लॉ का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट लॉ इतना लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। फिगर वगैरह आपको बनाना है, परीक्षा में इतना लिखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, और किरचॉफ्स लूप लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब फिर वही लाइन आपके सामने यूज हो रहा है कि आप किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है, जैसे एग्जाम में आ जाएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ या रूल, लॉ या रूल, तो उसके जगह पर लिख सकता है व्हाट इज लूप लॉ। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज लूप लॉ, या आपसे पूछ सकता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये तीनों नाम लेगा तो आप समझिएगा किरचॉफ, दोनों नाम भी लेगा तो समझिएगा किरचॉफ्स क्या है, सेकेंड लॉ है। इसमें ध्यान से देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप 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 को ही एक और नाम होता है, लूप को ही हम लोग पास बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत लीजिएगा। लूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास लेते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप या पास का नियम, या इसी को बोलते हैं याद करके किरचॉफ का वोल्टता नियम। क्या बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम। इस नियम में क्या है, थोड़ा देखिएगा, ये जो रूल है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इस रूल को हम कितना भी आपको समझा दे, जब तक इस पर हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। फिर भी एक समझाने का कोशिश करते हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू द दिस रूल, या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द, एल्जेब्रिक सम, दो बार सम लिखा गया है, एल्जेब्रिक सम
ऑफ ऑल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट, एलिमेंट माने जितना उसमें किसी भी सर्किट में जितना डिवाइस लगा हुआ सबका एलिमेंट बोलेंगे। एंड ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्सेस इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ईएमएफ मतलब बैटरी, जितना भी बैटरी लगा हुआ है सोर्सेस एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। वो टोटल का जो एल्जेब्रिक सम है, जैसे भी एल्जेब्रिक सम बताए थे, जीरो होगा, आने वाला पॉजिटिव निकलने वाला निगेटिव, कुछ उसी तरह से। लेकिन सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, मतलब सर्किट बंद होना चाहिए। इसी को हिंदी में देखिए, इस नियम के अनुसार या किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार प्रतिरोधकों तथा सेलों, प्रतिरोधकों मतलब रेजिस्टेंस, यहां देखिए लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल एलिमेंट, यानी प्रतिरोधकों तथा सेलों से बने किसी भी बंद या लूप के पास चारों विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य प्रतिरोधकों या सेलों, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपको क्या, सोर्सेस और ईएमएफ ऑफ ऑल सोर्सेस, ईएमएफ एंड क्या, रेजिस्टेंस। ईएमएफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट एंड ईएमएफ। एलिमेंट की जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ईएमएफ की जगह पर लिख सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वही लिखा हुआ प्रतिरोधकों तथा सेलों से बने किसी भी बंद लूप, प्रतिरोधकों तथा सेलों से लूप या पास, लूप माने बंद, बंद को ही बोलते हैं लूप, उसी को पास बोलते हैं, कि चारों ओर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। गणितीय रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो डेल्टा V बराबर जीरो या सिग्मा E बराबर सिग्मा आई आर, यानी डेल्टा V बराबर जीरो, सिग्मा E सिग्मा आई आर। अब इसको हम लगातार दिन भर बैठ के पढ़ते रहेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस पर हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी बताने के लिए ये जो लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग लूप रूल, यानी इफ निगेटिव, यानी यहां पर क्या है, यदि सेल लूप के नियम के लिए चिन्ह पद्धति का उपयोग करने पर। अब इसके लिए कुछ आपको हम चिन्ह पद्धति देंगे, फिर से एक लाइन यूज कर रहे हैं। ये सेकंड लॉ को हम 25 बार भी पढ़ेंगे और 25 बार भी लिखेंगे तो आपको ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा, जब तक हम आगे आपको एग्जाम्पल लेके नहीं समझा दे। तो हम एक बार एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके बाद आपको ये दोबारा हम ये वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा सिग्मा बराबर डेल्टा V बराबर जीरो या सिग्मा E बराबर आई आर कैसे होता है, आपको हम ये भी समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम इस लॉ को जब तक हम अप्लाई करके नहीं बताएंगे, इस लॉ को हम 25 बार भी पढ़ेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा। तो कुछ जो पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिएगा, इस रूल को केवल आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई है, वीवीआई है फर्स्ट लॉ से ज्यादा, यानी दूसरा नियम जो है प्रथम नियम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे होगा, क्या होगा, उसको समझाने का हम व्यवस्था कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ इसको आपको याद कर लेना है। टेंशन मत लीजिए कि सर क्या कह रहा है, जैसे ही इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वापस रिपीट करेंगे कि ये क्या कह रहा है से। तो देखिएगा ध्यान से, फिलहाल हमको ये साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग लूप रूल, यानी कि ये लूप के नियम के लिए चिन्ह पद्धति का उपयोग समझाना चाहते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देखिए पहला बोलता है इफ निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल इज, ठीक है, इनकाउंटेड फर्स्ट इट्स ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव, इनकाउंटेड फर्स्ट पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक उल्टा। यदि सेल का ऋण सिरा पहले मिलता है, इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, एक नंबर को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक उल्टा मतलब एक ए नंबर एक बी नंबर की बात करते हैं।
तो मान लिया जाए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके यदि कोई इस तरह से बैटरी है और ये इस तरह से है, ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सेल है। तो यदि सेल का पहले, ये देखिए ये निगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये निगेटिव टर्मिनल होता है और वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इसमें क्या होगा आपको कि निगेटिव पॉजिटिव में, कि ये निगेटिव जब पहले पॉजिटिव, जैसे आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये जाने का रास्ता है, फिर ऊपर सुड़ेगा सर ये जाने का रास्ता क्या है, एकदम केवल इसको आप याद करिए कि हम चर्चा करेंगे जाने का डायरेक्शन क्या होता है। अगर जो हम ए से बी जा रहे हैं और पहले हमको निगेटिव मिला फिर पॉजिटिव, तो लिखेंगे प्लस ई। क्या लिखेंगे, प्लस ई। और बी नंबर में अगर जो ठीक उल्टा है ना, दूसरा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, ठीक उल्टा। ठीक उल्टा मतलब क्या, कि यदि ये ए है और ये बी है, हम आ रहे हैं बी से ए, हम आ रहे हैं बी से ए, या लीजिए ना इसी को ऐसे कर लेते हैं, इसको बड़ा बना लेते हैं और इसको छोटा। पहले मिल गया बड़ा पॉजिटिव, पहले मिल गया बड़ा मतलब पॉजिटिव, याद है ना, इसको बड़ा को बोलते हैं पॉजिटिव। और सेकंड मिल गया निगेटिव। तो इधर इधर से हम जा रहे हैं और फर्स्ट में यहां पर देखिए, यहां मिला पहले छोटा वाला लाइन और फिर मिला बड़ा वाला लाइन, यानी पहले निगेटिव तब पॉजिटिव, तो प्लस ई। लेकिन यदि पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, तो लिखेंगे माइनस ई। इसको याद करना है। सेकंड का इधर फिगर बनाते हैं। सेकंड में बोलता है कि इफ द रेजिस्टेंस इज ट्रांसवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करेंट, इट्स करेंट रेजिस्टेंस आई आर, करेंट और रेजिस्टेंस यानी करेंट और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। कहता यदि प्रतिरोधकों के अनुदिश धारा की दिशा में चलने पर इसका धारा प्रतिरोध आई आर का गुणनफल हमेशा धनात्मक लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये एक वायर है इस तरह से, इसमें एक रेजिस्टेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। एक पॉइंट को आप ले लिए ए और एक पॉइंट को ले लिए बी। करंट जा रहा है ए से बी, करंट किधर जा रहा है, ए से बी, रेजिस्टेंस है कितना, आर। लाइन को समझिएगा, समझना तो खैर है नहीं, इसको पहले रटना होगा, जिधर क्यों होगा वो भी चर्चा करेंगे। यदि करंट जा रहा है ए से बी और आप भी जा रहे हैं ए से बी, ये जाने का डायरेक्शन है हम लोग का, ये, तो जिधर करंट जा रहा है यदि उधर हम भी जा रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस आई आर। यदि प्रतिरोध के अनुदिश धारा की दिशा में चलने पर इसका धारा प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि दोनों का गुणनफल धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे, हम जानबूझ के नहीं मिटाएं। कि देखिए किसी बुक में पॉजिटिव मानता है, किसी बुक में निगेटिव मानता है, आपको हम दिखा देंगे पॉजिटिव निगेटिव मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पॉजिटिव के जगह पर निगेटिव मानेंगे। निगेटिव यानी धनात्मक की जगह पर लेंगे हम ऋणात्मक। ये क्या धनात्मक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, यानी लेंगे यहां पर माइनस आई आर। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है यदि उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है यदि उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो उसको हम लेंगे निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। तो नंबर में बी नंबर, ये ए नंबर, बी नंबर में हम लोग ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है,
ये ए है और ये बी है। रेजिस्टेंस कितना, आर। यदि करंट आ रहा है ए से बी और हम जा रहे हैं ए से बी, ठीक है। यदि करंट आ रहा है ए से बी, करंट आ रहा है बी से ए और हम जा रहे हैं ए से बी, तो हम यहां लेंगे प्लस आई आर। यहां क्या लिए थे, माइनस आई आर, यहां लेंगे प्लस आई आर, क्योंकि ये है हाइयर और ये है लोअर। तो लोअर से जब हाइयर में जाएंगे तो इतना ऐड करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम। तो हम फिलहाल चाहेंगे, ये देखिए ठीक उल्टा ऋणात्मक लेते हैं तथा ठीक उल्टा। तो इसको हम मिटाते हैं। आप तो चाहे तो रिप्ले करके बार बार देख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग लेता है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। आपको हम समझा देंगे तो दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जाम में उसको उतारने के बाद ये फिगर आपको उतारना है। ये फिगर उतारने के बाद आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपका नोट्स में दिया हुआ है, लिखने का तरीका फिर से वही रिपीट करते हैं कि जो नहीं है जुड़े हुए, ये क्या है 8709018278 पर आप हमको मैसेज करिए और उसमें आप नोट्स का फोटोकॉपी जी मैंने मोबाइल पे फोटो खींच के भेज देंगे, क्या लिखा हुआ है एग्जाम में कैसे लिखना है टोटल आपको पता लग जाएगा। तो इसको उतारने के बाद तो सबसे पहले करना क्या है, इसको निश्चित है कि अलग कॉपी पर उतार लीजिएगा, क्योंकि बनाने में आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो इसके नीचे एक एग्जाम्पल है, तो इसके नीचे एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। इस पर रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनाएंगे। 4 क्वेश्चन बनाने के बाद जब इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा किरचॉफ के नियम पर जो एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया जाए, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी में लेंगे एग्जाम्पल। ये ले लेते हैं इस तरह से, एक ये बैटरी है E1, ये क्या है E2, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2। मान लीजिए यहां से करंट चला I और इधर से करंट I होते हुए इधर चला गया। ये नाम है A B C D। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। मान लिया जाए हम ए से चले बी, तो करंट जा रहा है ए से बी। जरा ध्यान दीजिएगा, करंट जा रहा है ए से बी और हम भी जा रहे हैं, हम क्या बोले, करंट हम जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। हम जा रहे हैं ए से बी और करंट जा रहा है ए से बी। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। उसी तरह से फिर जब यहां से नीचे आए तो ध्यान दीजिए, पहले मिला बड़ा, जब ये बी से सी जा रहे हैं तो पहले मिला बड़ा वाला और फिर मिला छोटा वाला। तो जब पहले बड़ा वाला मिलता है अब बाद में छोटा वाला मिलता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, निगेटिव का। अगर जो उल्टा जाते सी से बी जाते तो पहले मिलता छोटा वाला फिर मिलता बड़ा वाला, तो ये हम पॉजिटिव लेते। तो देखिए ध्यान से, चूंकि वीडियो बहुत लंबा होने के बाद देखते हैं कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस चीज को फिलहाल आप ये 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 आप इसको एकदम बहुत ईमानदारी पूर्वक याद कर लीजिएगा। रूल साइन कन्वेंशन में कोई लॉजिक नहीं क्यों होता है, क्यों का जवाब हम देंगे जरूर, क्यों का जवाब देंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्यों का जवाब नहीं ढूंढ करके सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ऐसे क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। यानी इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये तो लेक्चर नंबर 21 है, 22 का जो लेक्चर होगा उसमें पूरा किरचॉफ्स लॉ को हम पूरा क्लियर करके दिखाएंगे कि कैसे बनता है। ये सब जो रूल लिखवाएं उसका रूल का मतलब, क्योंकि बीच में आपको हम रूल भी लिखवा करके बता दिए कि ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं बनाइएगा। तो सबसे पहले इतना आप देख लीजिए, अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको हम पूरा किरचॉफ्स लॉ को ढंग से क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर से टेंशन लेना है, केवल देख के रखना है, क्योंकि अगला लेक्चर में हमको इस लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगा। आज का क्लास इतना ही।